बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी गुड एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो आज हमारा मैक्रो इकनॉमिक्स का पहला टॉपिक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर दे रहा हूँ उनको नेक्स्ट लेक्चर जो डिलीवर करना है ऑनलाइन क्लास में वो यही है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ही लेक्चर है मैक्रो इकनॉमिक्स का, वो मैं ग्रेजुअली अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। केन्जियन थ्योरी। अच्छा, केन्जियन थ्योरी क्या है? केन्जियन थ्योरी की इंटरवीन मैक्रो इकनॉमिक्स में कब हुई और इसका थीम क्या था, ये हम देखेंगे इसमें। और इसके आगे क्या सर्कमस्टांसेस थे, इसके रिज़ल्ट्स आगे क्या निकले, ये हम इसमें देखेंगे। केन्जियन थ्योरी का इक्विलिब्रियम लेवल इसने क्या बताया, वो हम इसमें इस वीडियो में ये देखते हैं। जी, केन्जियन इकोनॉमिक्स या केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट से पहले जो पूरी दुनिया में प्रिवेल करती थी वो था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या था, उसकी क्या अजम्पशंस थी, वो क्या कहता था, वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे। सिंपल ये कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में इसने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने। और वो ये कहता था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मेकनिज़म के ज़रिए एडजस्ट हो जाएगा, इकोनॉमी में हो जाता है और एग्ज़िस्ट करता है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो किसी भी इकोनॉमी में उसके एग्ज़िस्ट करना हुकूमत का काम नहीं है, क्योंकि वो लेज़िस्फेयर इकोनॉमिस्ट थे, लेज़िस्फेयर सिस्टम पर उनका बिलीव था क्लासिकल्स का। वो कहते थे कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मेकनिज़म के ज़रिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो एग्ज़िस्ट करता है, कहाँ पर? गुड्स मार्केट में, लेबर मार्केट में और क्रेडिट मार्केट में। और अर्ली 19 और लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इसको फेम मिला, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेज लॉ ऑफ मार्केट था जो जेबी से ने दिया था। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये हम पढ़ चुके हैं, और मतलब वीडियो में हम ये भी देखेंगे। और इसी के वजह से ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 टू 1933 यूएसए से शुरू हुआ और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और ये सेज लॉ इसकी मेन रीज़न थी। इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसकी क्या रीज़निंग थी, वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर वही बात कि हम अपने टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे। तो जब एक सिस्टम फेल हो गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ग्रेट डिप्रेशन को रिमूव नहीं कर सके या उन्हीं की वजह से आया, तो हमारे पास केन्जियन थ्योरी आई, केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट आया। और जे.एम. केन्स की बुक जो थी 1936 में, फेमस बुक, स्ट्रीम बुक, जनरल थ्योरी के नाम से, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 1936 में आई। और इस बुक ने आके तहलका मचा दिया। इसने बहुत सारी अजम्पशंस जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते थे उनको निगेट किया। सर अब हम इसके अजम्पशंस देख लेते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ थॉट के अजम्पशंस क्या हैं। जी, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बाद केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इनकी अजम्पशंस क्या थी। केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहले है, केन्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ होता है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती हैं। एडी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकंड अजम्पशन वो ये कहता है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट और एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। जबकि ये मेन डिफरेंस था क्लासिकल और केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट के दरमियान। आगे हम ये इस डायग्राम में ये पॉइंट भी देखेंगे। और नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस इफ़ेक्टिव डिमांड। केन्स ने इफ़ेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट जो है ये रेज़ किया था। इफ़ेक्टिव डिमांड से क्या मुराद है? इफ़ेक्टिव डिमांड से मुराद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। तो इफ़ेक्टिव डिमांड, जब केन्स कहता है कि हायर द इफ़ेक्टिव डिमांड मीन्स हायर द इनकम और हायर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम और हायर द एम्प्लॉयमेंट। और इसका अपोजिट या रिवर्स सिचुएशन क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड,
जी, डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड का अपोजिट है डेफिशिएंसी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड, और इससे क्या मुराद है? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी, फोर्थ अजम्पशन केन्स की है कि एंटी लेजिस्फेयर इकोनॉमी। केन्स कहता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो पावर, गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू इंटरवेन इन एनी इकोनॉमिक स्फेयर। ये कहते थे क्लासिकल्स, ओके। लेकिन केन्स क्या कहता है? केन्स कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो इकोनॉमिक स्फेयर में इंटरवेन करे, मुदाखलत करे। ये क्लासिकल्स कहते थे कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेज़र फेयर का मतलब होता है मुदाखलत ना करे। ये आप इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है वो डिक्शनरी में जाके देख सकते हैं। लेकिन केन्स कहता है एंटी लेज़र फेयर इकोनॉमी मतलब कि गवर्नमेंट का इख्तियार है, उसके पास जवाबदेही इख्तियार है, वो हक रखती है कि अगर इकनॉमिकली इकोनॉमी डेविएट करे अपनी रूल से, अपनी लॉ से, अपने ऑटोमेटिकली मेकनिज़म के थ्रू एडजस्ट ना हो रही हो, तो गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो आए और इकनॉमिक स्फेयर में मुदाखलत करें, इंटरवीन करें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस थी। आगे हम देखते हैं केन्स स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है नेशनल इनकम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। जी, तो हमारे पास इनकम है, इस इधर देखें y इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हमारे पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी और एस जो है हमारे पास ये वो वेरिएबल्स हैं, हमने इनको देखना है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई है और इसमें हमारे पास सी क्या है? सी है हमारे पास कंजम्पशन, आई है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सी इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम होता है। इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगी। खैर, जो कंजम्पशन थ्योरीज़ हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है और सी और एस भी हैं। इनकम हमारे पास हायर होगी तो कंजम्पशन और सेविंग भी हायर होगी, और अगर इनकम कम है तो कंजम्पशन और सेविंग भी कम होगी। जी, ये मैंने आगे भी लिखे, आगे भी एक्सप्लेन करते हैं। सी हमारे पास क्या है? देखें, सी हमारे पास है सी नॉट जमा सी वाई। सी को पहले हमने लिया, सी की इक्वेशन है सी इज इक्वल टू सी नॉट जमा सी वाई। ये कंजम्पशन इक्वेशन है। सी नॉट क्या है? ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि जो हमारे पास होनी ही है, जो इनकम से इंडिपेंडेंट होती है, इनकम से इंडिपेंडेंट होती है। ओके, इनकम चाहे किसी की हो या ना हो, लेकिन उसने खाना पीना है, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी, इनकम तो करनी है ना। तो ये इनकम से इंडिपेंडेंट, इनकम चाहे ज़ीरो हो लेकिन उसकी कंजम्पशन होती है। अब एग्जांपल इसकी देखें, 5 साल का बच्चा है, 4 साल का, 2 साल का, या स्टूडेंट भी है, जब तक उसकी जॉब नहीं होती उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो कंज्यूम कर रहा होता है, वो कंजम्पशन कर रहा होता है। उसने खाना पीना भी है, बुक्स भी है, यूनिवर्सिटी भी है, एंड सो उन सारे अखराजात हैं। तो ये वो है इनकम सी नॉट जो इनकम से फ्री है, इनकम से इंडिपेंडेंट है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है सी नॉट जमा सी वाई। सी ये स्मॉल सी है, ये है हमारे पास स्लोप जो इनकम पे डिपेंड कर रही है। इनकम ज़्यादा होगी तो ये कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो ये कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। और ये आई है, ये आई हमारे पास आई नॉट लिया हुआ है। आई नॉट क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये भी हम अभी आगे देखते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ओके, या यहाँ हमारे पास दूसरी क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस है। सी आपको बता चुके हैं। एस क्या होता है? एस इज इक्वल टू माइनस एस नॉट जमा एस वाई। माइनस एस नॉट क्यों है और जमा एस वाई क्या है, ये भी हम आगे आके डायग्रामेटिकली देखेंगे तो होपफुली आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब दोनों इनकम की इक्वेशंस हैं हमारे पास। y इज इक्वल टू वाई, एक जगह सी प्लस आई पुट किया, सी प्लस एस पुट किया, सी से कहते आई इज इक्वल टू एस हमारे पास आ गया। और ये आई इज इक्वल टू एस ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और आई को हम इन्वेस्टमेंट, एस को सेविंग कहते हैं, आई को हम इंजेक्शंस भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी इकोनॉमी में इंजेक्शन का काम करती है। जब इकोनॉमी बीमार हो और या वीक हो रही हो तो उसमें इंजेक्शंस लगाए जाएं इन्वेस्टमेंट के, तो वो हेल्दी और वेल्दी हो जाती है इकोनॉमी। इसी तरह सेविंग जितनी ज़्यादा होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा होगी इकोनॉमी उतनी वीक होती जाएगी। तो एट लीस्ट इनकम और सेविंग को इक्वल होना चाहिए। जी, अब केन्स कहता है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के लिए
दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि इनकम लेवल, नेशनल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। जी, केन्स के मुताबिक पहला तरीका जो इक्विलिब्रियम निकालने का, नेशनल इनकम लेवल का इक्विलिब्रियम्स निकालने के लिए उसका पहला मेथड क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये देखें, ये है, हमने एक्स एक्सिस पे y ली, इनकम ली, और यहाँ पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ली हमने y एक्सिस पर। और ये जो कर्व है हमारे पास, ये सी प्लस आई है, आई हमारे पास आई नॉट है, ऑटोनोमस है। ठीक है, और ये सी नॉट क्या है, ये मैथ्स में या इकोनोमेट्रिक्स में आप लोग पहले ये पढ़ चुके होंगे, मैं इसकी डिटेल इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, माइनर सी मैं बता दूं कि ये वही है सी नॉट के, अगर आपके पास इनकम ज़ीरो भी हो फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास कंजम्पशन जो हो रही है वो इतनी कंजम्पशन है। ज़ीरो इनकम होने के बावजूद आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है स्कूल का, उसकी इनकम अभी ज़ीरो है, लेकिन स्टिल उसको कुछ खाना भी है, पीना भी है, बुक्स के ख़र्चे हैं, फ़ीस है, और उसकी ट्यूशन फ़ी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इनकम से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सी प्लस एस है, ये हमारे पास कंजम्पशन और सेविंग का कर्व है। ये इस डायग्राम में जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, सी प्लस आई को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और सी प्लस एस हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। और ये सी प्लस आई और सी प्लस एस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये देख लें ई पे, इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अच्छा, क्लासिकल्स कहते थे कि जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जबकि केन्स ने ये जो सेकंड अजम्पशन है इसमें वो यही कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे भी हो सकता है, उससे आगे भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसी पॉइंट पे हो। ओके, सो नाउ लुक एट द